साल दर साल बदलते मौसम, बढ़ते तापमान, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु में परिवर्तन, इससे अब वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम लोग भी हैरान हैं, परेशान हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन अब ये अपरिचित शब्द नहीं बल्कि आम लोगों के बोलचाल के भाषा के शब्द है। कहीं सूखा तो कहीं मौसम रूखा तो किसी किसान का दिल दुखा, कहीं सूखा तो कहीं मौसम रूखा तो किसी किसान का दिल दुखा, कहीं पानी से तर तो कहीं जीवन बदतर, कहीं बाढ़ तो कहीं समस्याओं का पहाड़, विपदा में सब जीव पड़े हैं, जीवन मृत्यु के बीच खड़े हैं। बढ़ता प्रदूषण, घटता अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन, संकट में पृथ्वी का कण-कण, यह सोच चिंता बहुत सताती है। बढ़ता जाता ताप धरा पर, जल जंगल जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ग्लोबल वार्मिंग सीरियस वार्निंग, ग्लोबल वार्मिंग सीरियस वार्निंग, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन, लाइफ अपनी आउट ऑफ रेंज, लाइफ अपनी आउट ऑफ रेंज। इन सभी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन, इन सभी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन, डू प्लांटेशन, कंट्रोल पॉपुलेशन। सो लव नेचर, सेव नेचर, सेव फ्यूचर, गो ग्रीन। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज मैं एक ऐसे समस्या के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को चिंता में डाल दिया है। वर्तमान कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो पिछले दशक से लेकर के आने वाले विभिन्न दशकों में जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आने वाली है वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन। यह कह सकते हैं विभिन्न आपदाओं की जननी है, विभिन्न समस्याओं का बाप है, हमारी विलासितापूर्ण जिंदगी और उपभोगपूर्ण जीवन शैली की संतान है और हो सकता है कि धीरे धीरे हमारी मृत्यु का पर्याय भी बन जाए। ये है क्लाइमेट चेंज या जलवायु में परिवर्तन। इसका भी अपना एक परिवार है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन जैसे इनके अपने छोटे छोटे संतान हैं जिनका अपना भी एक वंश है, जैसे डिजर्टिफिकेशन, फ्लड्स, हीट वेव्स एक्सेट्रा। अतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इसका त्वरित और दीर्घकालिक उपाय नहीं खोजा गया तो यह सूरसा की तरह अपना समस्या रूपी मुख को बढ़ा करके धीरे धीरे पृथ्वी से जीवन को ही निगल सकता है। वर्तमान पृथ्वी का तापमान भी 1 से लेकर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुकी है, जिसके कारण समुद्र का स्तर 8 इंच तक बढ़ चुका है। अतः स्थिति गंभीर है, समस्या विकराल है और इसे किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह है हमारी पृथ्वी, हमारा घर, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। यह एकमात्र सोलर सिस्टम का ग्रह है जहां पर जीवन है और यह जीवन भी अभी खतरे में है और यह सुनसान बनने की स्थिति में है। कारण पानी की तरह साफ है, वो है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वो है क्लाइमेट चेंज या जलवायु में परिवर्तन। तो वास्तव में जलवायु है क्या चीज? जलवायु किसी क्षेत्र विशेष के लंबे समय तक के औसत मौसम से संबंधित है। और यह मौसम क्या है? किसी जगह का मौसम उस जगह पर दिन प्रतिदिन के होने वाले परिवर्तन से संबंधित है, जिसमें बहुत सारे कारक हैं जैसे विंड स्पीड, टेम्परेचर, लाइट, रेन, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। और किसी जगह विशेष के जब औसत मौसम में परिवर्तन आता है तभी हम उसको क्लाइमेट चेंज या जलवायु में परिवर्तन कहते हैं। खास तौर से जब टेम्परेचर में परिवर्तन आता है तो यह बहुत बृहद समस्या रूपी हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इस क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हम मानव प्रजातियों पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ पृथ्वी पर पाए जाने वाले दूसरे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के अलावा जो प्राकृतिक क्रियाकलाप हैं, जो नेचुरल प्रोसेस हैं जिसके कारण यहाँ जीवन संभव है, उन पर भी पड़ता है। हमारा जो वातावरण है मुख्य रूप से 2 टाइप के गैसेस से मिलकर बना है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला नाइट्रोजन जो 78% होता है और जो दूसरा है 21% के साथ ऑक्सीजन जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। इसके अलावा लगभग 1% जो होती हैं वो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो होती तो कुछ हैं लेकिन जिनका प्रभाव बहुत कुछ होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। इसके अलावा वाटर वेपर्स हैं, मीथेन है और स्मोक्स हैं।
तो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इनका प्रभाव कैसे होता है थोड़ा समझते हैं। यदि इस बाउल को मैं पृथ्वी मान लूँ तो जो सूर्य से आने वाली विकिरणें हैं हम उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वे विकिरणें जो हमें दिखाई देते हैं दिस आर विजिबल रेडिएशंस, जो 7 कलर्स के फॉर्म होते हैं जिन्हें हम रेनबो के रूप में दिखाई देते हैं, ये दृश्य विकिरणें होती हैं। और दूसरा वे विकिरणें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं दिस आर इनविजिबल रेडिएशंस, ये दो प्रकार के होते हैं, एक है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और दूसरा इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होता है यदि ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा तो विभिन्न प्रकार के कैंसर इसी के कारण होंगे। तो पृथ्वी की सतह पर जो सबसे ऊपर का लेयर होता है दैट इज ओजोन लेयर, वो इसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक लेता है। इसके अलावा जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो इंफ्रारेड रेडिएशंस में हीट होता है, हीट, तो ये जो पृथ्वी है उसके कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेती है और लगभग 95% हीट को वो वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देती है। और लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो इस हीट को कैप्चर करके उसको वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो वो जो हीट है वो पृथ्वी के सतह पर ही रह जाता है। इतना हीट यहाँ जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन यदि ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या बढ़ती है तब उस कंडीशंस में जो अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्टेड हीट है वो ज्यादा मात्रा में वापस इन ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा पृथ्वी की सतह पर भी फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये जो प्रभाव है जिसके कारण हीट बढ़ता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी है लेकिन ज्यादा मात्रा में बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है फॉसिल फ्यूल बर्निंग। तो समझ लेते हैं फॉसिल फ्यूल क्या है। फॉसिल फ्यूल वे फ्यूल जो करोड़ों साल पहले पेड़ पौधों और समुद्री जीव जंतुओं के जमीन के अंदर दब जाने से हाई टेम्परेचर और प्रेशर में धीरे धीरे वो कार्बन में चेंज हो गए, जिसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इसी कारण से इनको कार्बन फ्यूल कहते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा है। जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स होते हैं वो जनरली पेट्रोलियम को ही यूज करते हैं। जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो कोल को ही यूज करते हैं। इंडस्ट्री भी कोल को ही हीट के सोर्स के रूप में यूज करती है। अगर इनका कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, इनका इनकम्प्लीट कंबशन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ये उतने खतरनाक नहीं होते हैं लेकिन जब ये स्मोक के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये स्मॉग बनाते हैं। स्मोक से ज़्यादा खतरनाक होता है, ना केवल सांस लेने में परेशान होती है बल्कि श्वसन संबंधी बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। इसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो CO2 होता है वो मेन ग्रीन हाउस गैस है और इसका जो मेन सोर्स है वो है इन्हीं फॉसिल फ्यूल बर्निंग से उत्पन्न होते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने मीथेन गैस के बारे में बात किया था, इसका जो मेन प्रोडक्शन होता है वो सभी जीव जंतुओं के मल मूत्र के डिकम्पोजिशन से या उनके मृत होने से, उनके विघटन से ही उत्पन्न होता है। लगभग 80% मीथेन इन्हीं कारणों से उत्पन्न होता है और ये मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 23 टाइम्स ज़्यादा हीट को कैप्चर करता है। इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के रूप में वो हीट को कैप्चर करता है, अतः हम उससे ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का मुख्य कारण हमारी विलासितापूर्ण जिंदगी और उपभोक्तावादी दृष्टिकोण है। कैसे? हम लोग AC यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, स्प्रे, डिओड्रेंट, जो अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण ही है। साथ ही साथ हमने बेतरतीब तरीके से प्राकृतिक स्रोतों का अंधाधुंध रूप से, अनधिकृत रूप से हमने इनका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया है। जैसे फॉसिल फ्यूल बर्निंग, पेट्रोल, डीजल, कोयला को जलाना और इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अप्रत्यक्ष रूप से एयर और वाटर पॉल्यूशन का मुख्य कारण है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, जी हाँ, ये भी एक मुख्य कारण है। हम लोग मीट के लिए या दूसरे एनिमल प्रोडक्ट के लिए हम पशुपालन करते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा चारे की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम बड़े बड़े जंगलों को साफ करते हैं और खेत तैयार किया जाता है। ये वे जंगल हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को प्रकृति में संतुलित करते हैं।
और ये जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं और इनके जो कचरे हैं, जो वेस्टेज हैं, इनके डिकम्पोजिशन से मीथेन गैस रिलीज होता है। मैं एक डाटा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि प्रति दिन हर मनुष्य लगभग 4.3 पाउंड कचरा उत्पन्न करता है। इस हिसाब से प्रति वर्ष लगभग 1569 पाउंड कचरा रिलीज करता है। यदि विश्व की जनसंख्या लगभग 7.5 अरब मान लिया जाए तो लगभग प्रति वर्ष 11.6 अरब पाउंड कचरा उत्पन्न होता है। अब आप आंकड़ा लगा लीजिए कि इतने ज़्यादा कचरा के डिकम्पोजिशन से जो मीथेन गैस रिलीज होगा तो स्वाभाविक है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी ही, तो उसके दुष्परिणाम स्वाभाविक है हमें ही भुगतना पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण कारक जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का है वो है हम स्वयं हैं, हमारी मानवीय क्रियाकलाप है। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 40 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। इस तरह से पूरे विश्व में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 700 ट्रिलियन क्यूबिक टन के आसपास जगह घेरेगी। यह बिल्कुल 100 माउंट एवरेस्ट के बराबर है। वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व के सभी ज्वालामुखी लगभग 500 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, जो कि कुल कार्बन डाइऑक्साइड का मात्र 2% है। तो हम समझ सकते हैं कि मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा लगभग 98% कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इस बढ़ते औद्योगिकरण में जो इस आरेख में हमको दिखाई दे रहा है, CO2 का लेवल हमने कई गुना बढ़ा दिया है। जो कार्बन फ्यूल के फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में जमीन के अंदर दबा हुआ था, उसे हमने इस बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन के फलस्वरूप उसको वातावरण में इसकी मात्रा को बढ़ा दिया है। इसी कारण आज ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें इस क्लाइमेट चेंज की चिंता क्यों करनी चाहिए। इस शताब्दी में लगभग 1900 से 2000 के बीच में विश्व का तापमान 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है और ये माना जा रहा है कि सदी के अंत तक यह तापमान 8.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और बढ़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में यदि विश्व का तापमान बढ़ता है तो जो विविध प्रकार के जीव जंतु हैं वो इस बढ़ते तापमान के साथ अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाएंगे। इसका असर फूड चेन पर भी पड़ेगा। अगर कोई एक प्रजाति भी विलुप्त होती है तो उसका असर दूसरे प्रजाति पर पड़ेगा और स्थिति यहाँ तक आ सकती है कि हमारी मानव प्रजाति भी लुप्त हो सकती है। तो साथ ही साथ इस बढ़ते हुए तापमान के एक और प्रभाव पड़ेगा कि समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होना स्टार्ट करेगा और ये साल्ट एसिडिफिकेशन को बढ़ाएगा। जब समुद्री जो पानी है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो पाए जाने वाले एक्वाटिक एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो इस एसिडिक वाटर में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो मृत होने लगेंगे। तो इस तरह से जो बढ़ता हुआ तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो न केवल हमारे लिए बल्कि इन एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसका व्यापक प्रभाव लोगों के भोजन पर भी पड़ेगा क्योंकि लगभग 1 करोड़ जनसंख्या अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री भोजन पर ही आश्रित है, जो कि उनके प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, चाहे वो मछली के रूप में हो, चाहे वो जेलीफिश के रूप में हो या कुछ शैवाल के फॉर्म में हो। साथ ही साथ बढ़ते हुए टेम्परेचर का असर पोलर ग्लेशियर पर भी पड़ेगा। इस ग्लेशियर में जो पानी की अधिकतर मात्रा है वो बर्फ के रूप में जमकर न केवल पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करती है बल्कि समुद्र के लेवल को भी स्थिर रखती है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1929 से 2016 के बीच लगभग 65% ग्लेशियर अब पिघल चुके हैं और लगभग 400 बिलियन टन बर्फ हर साल पिघल रहा है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे 4 मील लंबे, 4 मील चौड़े, 4 मील ऊंचे कोई क्यूब का कोई बर्फ का कोई टुकड़ा वो हर साल पिघल रहा हो। अगर हम इसे ऐसे भी समझते हैं कि जैसे हर साल एक माउंट एवरेस्ट पिघल रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि समुद्र का लेवल हर साल बढ़ता जाएगा, समुद्री तट के लोग डूबते जाएंगे और इसका असर दूसरे आपदाओं पर भी पड़ेगा, जैसे फ्लड है, जैसे हेरिकेन है, टॉर्नेडो है, हीट वेव्स है, डिजर्टिफिकेशन है। ये भी उनके अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं।
प्रश्न यह है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो सरल सा और सहज सा उपाय है कि हम फॉसिल फ्यूल की जगह में हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करें। तो जो दो टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हमेशा रिन्यू है, जो अनलिमिटेड है, जिन्हें हम बार बार हजारों बार उपयोग कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, जो 0% कार्बन उत्पन्न करते हैं। और जो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कि ये जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, ये लिमिटेड भी हैं और ये बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज भी उत्पन्न करते हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हैं। तो हमारा भविष्य इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कितने ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, जैसे विंड एनर्जी है, जैसे टाइडल एनर्जी है, इन सबको हम कितना ज़्यादा यूज करते हैं। ये वैज्ञानिकों के अनुसार हमें सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होती है, 1 घंटे में हमें जितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, वो पूरे साल भर लोगों की जितनी आवश्यकताएं हैं एनर्जी की, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो समय है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का हम कितना ज़्यादा यूज करें, उनके रिसर्च में जितना समय दें, उनके टेक्नोलॉजी में जितना डेवलपमेंट करें, उसी से हमारा जो मानव का अस्तित्व है वो भविष्य में सुरक्षित रहेगा। साथ ही ज़रूरत है कि हम डिफॉरेस्टेशन को रिफॉरेस्टेशन करेंगे। जितना ज़्यादा जंगल होगा तभी जीवन में मंगल होगा। कहने का मतलब पेड़ पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही साथ हमें जो प्राणवायु वायु है ऑक्सीजन, वो भी हमें प्रदान करते हैं। 3R को जीवन का सिद्धांत बनाना होगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अपनी आवश्यकताओं को रिड्यूस करना होगा, चीज़ों को हम बार बार उपयोग में लाए अर्थात रीयूज करना होगा, और टूट फूट जाने पर चीज़ों को फिर से रिसाइकल करना होगा। इससे ना केवल नए चीज़ों का उत्पादन कम होगा, उन चीज़ों को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज उपयोग में लाए जाते हैं, जो ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है, वो भी बचेगी। साथ ही साथ इनके कारण जो असीमित कचरा उत्पन्न होता है, इनका भी बचाव होगा। इसलिए इस फील्ड में नए आइडियाज़ के, नए रिसर्च की आवश्यकता है। उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उन उपायों को भी उपयोग में लाने की ज़रूरत है जो इको फ्रेंडली है। जैसे पेट्रोलियम कार की जगह हम इलेक्ट्रिक कार का उपयोग करें। एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष इलेक्ट्रिक कार का उपयोग करने से लगभग 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को हम कम कर सकते हैं। इसी तरह से हम यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, मोटरसाइकिल की जगह हम साइकिल का या हम पैदल चलें, तो इससे न केवल हमारा खुद का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बल्कि हमारा वातावरण का भी हेल्थ बढ़िया रहेगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कम हो जाएगा। इसी तरह से एनर्जी एफिशिएंट बल्ब का उपयोग करके प्रति महीने हम सैकड़ों यूनिट बिजली को बचा सकते हैं। जैसे साधारण बल्ब की जगह अगर हम एलईडी बल्ब का उपयोग करें, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल जो एयर ड्रायर की जगह अगर हम जो नेचुरल एयर ड्रायर हैं, अर्थात हम खुले में यदि कपड़े सुखाएं, तो इससे भी हम बिजली को बचा सकते हैं। जब ज़रूरत नहीं है तो बिजली को स्विच ऑफ कर दें। और हम जो एनिमल मीट के जगह अगर हम हरे साग सब्जियों को एज ए फूड की तरह उपयोग में लाते हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय भी प्रति वर्ष लगभग 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर देते हैं। और याद रखिए वो 3R वो हमेशा अपने जीवन में उपयोग में लाना है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो समय है जन जागरूकता की, स्वयं की सहभागिता बढ़ाने की, लोगों को अवेयर करने की कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के बारे में हो या कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बारे में, अभी वो समय आ गया है कि हम जागरूक हो जाएं इनके उत्सर्जन कम करने की दिशा में। मुझे ये 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि हुई जो सुबह है छाया धुआं धुआं है, हुई जो सुबह है छाया धुआं धुआं है, ये मेरी शहर की सड़कों को कुछ तो हुआ है, ये मेरी शहर की सड़कों को कुछ तो हुआ है। देखो ये जहर है, फैला ये जहर है, देखो ये जहर है, फैला ये जहर है, बचा लो शहर को, ये तेरा शहर है, ये मेरा शहर है, ये तेरा शहर है, ये मेरा शहर है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, we are the problems, if we are the problems, then we can also be the solution, then we can also be the solution। यदि हम इस समस्या के जड़ हैं तो हम ही खुद इस समस्या के समाधान भी है। सो
इट इज़ माई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल कि हम सब इस समस्या को समझें, जितना जल्दी हो सके उन उपायों को अपने उपयोग में लाएं और ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, उस दिशा में हम लोगों में जन जागरूकता फैलाएं। थैंक यू।